हाल ही में अभी जैसे क्रिएटर बिल इंट्रोड्यूस करा गया, आपको आइडिया इसके बारे में? बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम इतनी उम्मीद में नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा, तो लोग सेविंग अकाउंट्स में ही पैसे मंगाते हैं, फैमिली के अकाउंट में पैसे मंगा लिए, और फिर बाद में जब थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि क्या हमें टैक्स भरना होगा, जो सेविंग अकाउंट में हमने पैसा मंगाया क्या इस पर भी टैक्स देना होगा? मिथ है कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर्स को कि हमारे सेविंग अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो हमें उस पर कुछ टैक्स नहीं देना। बहुत सारे लोग घर वगैरह बढ़िया ले लेते हैं, बना लेते हैं, गाड़ी वगैरह अच्छी ले लेते हैं, लेकिन आईटीआर में इनकम शो करते हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली 1 साल हुआ हमारे इनकम टैक्स रिजिम में चेंजेस आए, और जो स्लैब था उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो आज फिर से हम अपने जो हमारे सीए साहब हैं अश्वनी अरोड़ा जी, हम उनको फिर से लेके आ रहे हैं हमारे चैनल पर। बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के भी, मेरे भी। तो इस एपिसोड के माध्यम से जो भी क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं बट उनको नहीं पता कि भाई कितना टैक्स देना है, जीएसटी कैसे फाइल करना है, या फिर जीएसटी बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स गलती भी करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे जब कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, और उस हिसाब का आईटीआर उनका नहीं रहता है, और बाद में चल के इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आज नहीं तो कल तो इशू आ ही सकता है, हो ही सकता है कुछ ना कुछ। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इन्हीं सब चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए हमने बुलाया है हमारे सीए साहब को। स्वागत है अश्वनी भाई हमारे चैनल पर फिर से। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अश्वनी भाई, एक बार मैं चाहूँगा कि अपने जुबानी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारी जनता को। मेरा नाम सी अश्वनी अरोड़ा है। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया था। करंटली मैं वाइस चेयरमैन हूँ सिरसा ब्रांच ऑफ एनआईआरसी का। ओके। और मैं पिछले 12 साल से इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरी नज़र पड़ी थी, भाई साहब डिजिटली काफ़ी एक्टिव हैं, तो एक फेसबुक ग्रुप में मैंने इनको देखा था, जो फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स, क्रिएटर्स, इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे थे, मतलब उनकी हेल्प कर रहे थे टैक्स से रिलेटेड। तो हालांकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे सीए से कंसल्ट करा जाए जो जिसको इस फील्ड की नॉलेज है। देखो, सीए बहुत पढ़ाई करते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ना, कंटेंट क्रिएशन वाला, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि गूगल एडसेंस वाले इनकम को कैसे दिखाना है, उसमें जीएसटी फाइल करना है कि नहीं करना है, एलयूटी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एलयूटी के बारे में नहीं पता। तो इन सब चीज़ों को हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोगों द्वारा ये सवाल किए गए हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे क्रिएटर्स सोचते हैं अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, और शुरुआत में 20-30 हज़ार कमाते हैं, फिर एकदम से अगर उनका चैनल या उनका इंस्टाग्राम पेज बूम होता है, अच्छे ब्रांड डील्स आने लगते हैं, तो अगले 6 महीने में ही काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार हमें अभी शुरुआत में जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, और सेविंग अकाउंट में ही पैसे मंगाते हैं। तो जीएसटी जो है, एक क्रिएटर को या एक फ्रीलांसर को कब ले लेना चाहिए? सतीश भाई, ऐसा है कि जीएसटी जो है उसकी एक थ्रेशोल्ड है। मतलब आपकी इनकम देखी जाएगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर उसमें आपका रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट, कई बार सोचते हैं कि प्रॉफिट हमें 20 लाख से कम हुआ, वो नहीं। टोटल आपका revenue। रेवेन्यू, आपकी रिसिप्ट अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हो। जीएसटी में 2 चीज़ें होती है, या तो आप गुड्स सेल करते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं उनकी थ्रेशोल्ड है 20 लाख रुपए। ठीक है। जैसे ही वो 20 लाख क्रॉस करती है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की साइड से आपको लेना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि लोग इनकम अच्छा अर्न कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत, वो आईटीआर फाइल होता है साल के बाद में। पहले जैसे उसका ड्यू डेट था 31 जुलाई, इस फाइनेंशियल ईयर से कुछ चेंजेस हैं, वो 31 अगस्त हो गया है, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो फिर वो आते हैं बाद में, सीधा आईटीआर फाइलिंग के टाइम, कि हमारा तो 35 लाख रेवेन्यू था, या इस साल सपोज का, हाँ। उससे भी ज़्यादा था। हाँ। तो तब उनको जीएसटी में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओके। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपस में दोनों का एमओयू साइंड है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो क्या होगा, अगर आप अपनी आईटीआर में अपना रिसिप्ट दिखाएंगे 35 लाख रुपए, उसमें से एक्सपेंस दिखा के नेट प्रॉफिट कुछ भी, तो वहीं पे वो हाईलाइट हो जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास भी कि 35 लाख रुपीस का इस पैन पे रेवेन्यू था, but और इन्होंने GST नहीं है। जीएसटी रजिस्टर नहीं है।
तो फिर जीएसटी नॉन रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी या वो इंटरेस्ट के साथ जीएसटी भी उनको पे करना पड़ सकता है। तो ये एक मिस्टेक जो स्टार्टिंग में इनिशियली इन्फ्लुएंसर करता है, तो उसको ये देखना होगा कि जैसे ही उसका रेवेन्यू 20 लाख क्रॉस हुआ 20 लाख रुपए के नियर अबाउट पहुंच गया, तो फिर उसको उसी टाइम रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। ओके मतलब कि एग्जांपल के लिए अप्रैल से हम पकड़ के चलते हैं और अगले अक्टूबर नवंबर में 20 लाख क्रॉस कर गया तो उसी समय में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हाँ जी, और जीएसटी हम पहले भी करा सकते हैं। वॉलंटरी तो आप ले ही सकते हो। हाँ वो चाहे आप डे बट वन से 20 ले लाख लो, पे मैंडेटरी है। 20 लाख पे मैंडेटरी है। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसके लिए 20 लाख की जगह 40 40 लाख हो लाख जाता है। ठीक है। कुछ जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी रिटेल बिजनेस है या होलसेल जी बिजनेस जी है, उनकी थ्रेशोल्ड 40 लाख ओके रुपीस है। अभी आते हैं जैसे जो न्यू रिजिम बना है कि आई थिंक 12 लाख पे जीरो टैक्स देना है ना। तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि अगर हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं या कितना पैसा कमा रहे हैं तो हमें टैक्स जीरो देना है। आपने सही कहा कि ये अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से चेंज हुआ है जी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत से लोगों को ये मिथ भी है कि हमारी इनकम तो 12 लाख से नीचे है, सपोज 11 लाख रुपए है तो आईटीआर भी फाइल करने की नीड नहीं है। गवर्नमेंट की इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। 4 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स होता है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, और 8 लाख से 12 लाख रुपए की इनकम होती है तो 10%। ये 12 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम होती है तो 60,000 रुपीज़ का टैक्स बन जाता है आपका। 4 लाख से 8 लाख में 20,000 हो गया, और 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% 40,000। तो ये 60,000 की रिबेट गवर्नमेंट ने दे दी। जो स्मॉल इनकम अर्नर है, जिनकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो ये 60,000 की उनको रिबेट मिल जाती है। बट उसके लिए आपको रिबेट क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करनी है। होगी। ओके 12 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हुआ तो आपको तब जीरो टैक्स होगा। हाँ और जैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मेरी ग्रॉस रिसिप्ट 35 लाख रुपए है। जी अब मेरे एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे मान लो मैंने कोई कंटेंट क्रिएशन के चार्जेस दिए हैं, कोई मैंने डोमेन बाय कर रखा है, होस्टिंग बाय कर वीडियो रखी है, एडिटिंग का दिया। वीडियो एडिटिंग के लिए दिया, या सपोज कोई इवेंट में गए वहाँ की कोई टिकट्स हैं, या फिर हमारे पास टूल्स भी होंगे, कुछ कैमराज होंगे या कुछ फ़ोन्स होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन वो सब लेस हो जाएंगे आपकी रिसिप्ट्स में। फिर नेट देखा जाएगा, नेट प्रॉफिट अगर आपका 12 लाख रुपए तक है हाँ तो तब आपका जीरो टैक्स हो लेकिन जाएगा। फाइल करना ही पड़ेगा। फाइल मैंडेटरी है। अच्छा मतलब यूजुअली लोग सोच रहे हैं अच्छा मेरा तो 11 लाख है, मैं फाइल करूँ या ना करूँ मेरे को तो टैक्स नहीं देना है। हाँ, ये थोड़ा सा बट वो मिथ है टैक्स लोगों में। चोरी हो जाएगा, वो टैक्स चोरी हो जाएगा अगर हम नहीं फाइल कर रहे हैं तो। बिल्कुल, उसमें आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटर है कि आप आईटीआर फाइल करें। आईटीआर फाइलिंग के भी आपको बेनिफिट है। कल को आपको किसी इन्फ्लुएंसर को सपोज कोई लोन लेना है, अपना कुछ सेटअप उसने बड़ा सेटअप रेडी करना है, तो हो सकता है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो फिर आपको बैंक लोन भी तभी देगा जब आपकी आईटीआर फाइल्ड होगी। इवन आप बाहर अच्छी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ भी आईटीआर मांगते हैं। हाँ, अभी आपने देखा तो मेरे को देना पड़ा था। हाँ तो वो है कि अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो आज कई कंट्रीज वीज़ा के टाइम पे आईटीआर आपकी फाइलिंग चेक करती हैं, यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली। तो जैसे कोई एक क्रिएटर है, अभी इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट इसके बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं है कि एक क्रिएटर को किस तरह का फर्म रजिस्टर करना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, एक होता है कि कोई सिंगल ओनर कंपनी भी कुछ ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, ओपीसी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो किस तरह का फॉर्म रजिस्टर करना चाहिए जिससे जो उसके लीगल चीज़ें हैं मतलब सही रहें। देखिए, इनिशियली तो प्राइवेट लिमिटेड उसको फॉर्मेशन की नीड नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली तब देखा जाता है कि यदि आपको कोई फंडिंग उठानी है या कुछ आपको शेयर होल्डिंग रखनी है किसी की, तो इनिशियली अगर वो इंडिविजुअल क्रिएटर है तो वो एज ए सोल प्रोप्राइटर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बाद में बिजनेस का स्केल जैसे ही उसका अप होगा, उसके बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एलएलपी में एलएलपी फॉर्म कर सकता है या प्राइवेट लिमिटेड। थोड़े से उनमें कंप्लाइंसेस ज़्यादा है प्राइवेट लिमिटेड में, लाइक ऑडिट मैंडेटरी है एवरी केसेस में। उसमें कोई थ्रेशोल्ड की लिमिट नहीं है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑडिट होगा। तो इनिशियली प्राइवेट लिमिटेड ओपन करने की नीड नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है, मतलब मेरे नॉलेज में कई पर्सन मतलब मुझे ऐसे मिले हैं कि उन्होंने बिना किसी से गाइडेंस लिए प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर ली, फिर उसके बाद वो उसकी कुछ फाइलिंग नहीं करते,
तो उसके फ्यूचर में उनको कॉन्सिक्वेंसेज ओके। हो सकते हैं। तो इनिशियली आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ना करें। सो एज ए सोल प्रोप्राइटर आप कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्रिएटर है, तो आप कर सकते हैं। उससे मतलब सबकी टैक्स रेट और कंप्लाइंसेस का सब में डिफरेंस है। सारे तरह के फॉर्म में डिफरेंसेस रहेंगे। जी। ओके। तो सबसे बेस्ट क्या रिकमेंड करोगे कि यार किस तरह का फॉर्म रजिस्टर कर लेना चाहिए? इनिशियली तो वो सोल सोल प्रोप्राइटर करे, प्रोप्राइटरशिप। सबसे ओके। उसमें लेस कंप्लाइंसेस हैं और टैक्स स्लैब रेट का भी एडवांटेज है। जैसे 12 लाख तक की अगर सपोज उसका नेट प्रॉफिट होता है तब टैक्स भी नहीं लगना, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 25% फ्लैट टैक्स है। ओके। हाल ही में अभी जैसे क्रिएटर बिल इंट्रोड्यूस करा गया, आपको आइडिया इसके बारे में? हाँ, अभी क्योंकि गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी इस पर नज़र गई है, नजर है। क्योंकि आज आपने देखा है बिजनेस करने के स्टाइल चेंज हुआ है। जी। अब इस टाइम पे मतलब काफ़ी क्रिएटर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, बिजनेस को भी चाहिए कि वो डिजिटल मेथड में आ गए, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हटके। तो बहुत से क्रिएटर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ से अच्छा रेवेन्यू हो रहा है उनको। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे डॉक्टर, लॉयर को जैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसमें क्या अलग टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स का कुछ अलग सीन है इसमें? नहीं, इसमें ये है कि इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोला गया है, जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आए हैं। तो उसमें ना अभी ये प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोफेशन स्पेसिफाइड हैं कुछ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें इंजीनियरिंग है, डॉक्टर्स हो गए। बट ये क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये अपने स्किल तो यूज़ कर रहे हैं, तो अभी उसको उस दायरे से अनरजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट इन पे एक सेक्शन होता है 44 ADA, मतलब 50% गवर्नमेंट डीम कर लेती है कि आपका जो रेवेन्यू है उसका 50% आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी होती। जबकि आपको उसमें कुछ पहले 4 इन्फॉर्मेशन जाती थी, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, और कैश बैलेंस होता था, और स्टॉक इन्वेंट्री। क्योंकि आपके केस में स्टॉक तो होगा जैसा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। तो वो बिजनेस के केस में होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार एक नए इसमें 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस। ओके। गवर्नमेंट अब जानना चाह रही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और बैंक बैलेंस क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितनी है, या यस, इस फर्म में? यस, इन्वेस्टमेंट आपकी आउटसाइड, लाइक गोल्ड में, शेयर Got it, मार्केट got में। it. तो अभी जैसे आपने जो 50% जो बताया, तो अगर आप एक्सपेंसेस सब चीज़ें बताते हो तो भी हमें 50% प्रॉफिट शो करना ही है? नहीं, अगर आप अपने बुक्स मेंटेन करते हैं, हाँ। सपोज आपके एक्सपेंसेस 50% से ज़्यादा है, ज़्यादा है। क्योंकि हो सकता है आप विजिट्स करते हैं, आप मतलब आपका रेवेन्यू कम है इनिशियली, जबकि आपके इनिशियली एक्सपेंस कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ। आप तो फिर आप रेगुलर बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, और फिर आप 50% से ज़्यादा भी अपना एक्सपेंस शो कर सकते शो हैं, कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट आपका तो कम मैंने हो देखा सकता था है। एक रील वायरल हो रहा था जहाँ पे कहा जा रहा था कि जो कंटेंट जो क्रिएटर बिल पास हुआ है वो इसलिए पास हुआ है कि टैक्स ज़्यादा लेने के लिए, कि सीधा 50% टैक्स ले लिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। गवर्नमेंट लेकिन ला सकती है अगर आपके जेन्युइन एक्सपेंस 50% से भी ज़्यादा है, तो आप तो आप रेगुलर क्लेम कर बुक्स ऑफ, सकते हैं। यस, आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब मेंटेन डरने वाली कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे अभी तक तो नहीं है। हाँ, ठीक है। ओके, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जब जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम इतनी उम्मीद में नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा, तो लोग सेविंग अकाउंट्स में ही पैसे मंगाते हैं, फैमिली के अकाउंट में पैसे मंगा लिए, और फिर बाद में जब थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि क्या हमें टैक्स भरना होगा, जो सेविंग अकाउंट में हमने पैसा मंगाया क्या इस पे भी टैक्स देना होगा? हाँ, तो ये एक छोटा सा मिथ है कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर्स को, कि हमारे सेविंग अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो हमें उस पर कुछ टैक्स नहीं देना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे सिर्फ बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट में अगर पैसा आता है सिर्फ उस पर टैक्स होता है। हाँ। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन होता है वो आपका पैन बेस्ड होता है, और जो इनकम टैक्स हमारा लगता है या GST होता है वो पैन बेस्ड ही होता है। जी। तो आपके पैन से लिंक्ड कोई भी अकाउंट है, चाहे वो सेविंग हो या करंट हो, अगर उस पे पैसा आ रहा है आपकी अर्निंग से, तो आपको उस पे इनकम टैक्स और GST अकॉर्डिंगली देना होगा। और कई बार मैंने देखा है कि जैसे यही यही चीज़ कि जब कोई क्रिएटर शुरू करता है, पहले कम पैसा कमाता है, फिर जब ज़्यादा पैसा कमा लेता है, तो ITR के बारे में पता नहीं होता है कि भाई इनकम टैक्स नाम की भी कोई चीज़ है जो हमें देनी है, और वो लोग घर बनवा लेते हैं,
गाड़ी खरीद लेते हैं। मतलब मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गलतियाँ करी हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखो सतीश भाई, इस पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ना कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट सेट की हुई है। अगर आप वो क्रॉस करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट होती है। जैसे सपोज आप किसी बैंक में एफडी करा लेते हो 10 लाख रुपए से ज़्यादा पूरे साल में, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि इस पैन के इन पर्सन की 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी हुई है। ऐसे ही है कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स खरीद लेते हो, या फिर आपके सेविंग बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हो जाता है पूरे साल में, या फिर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हो 30 लाख रुपए से ज़्यादा की, या फिर आपने कोई कार खरीद ली 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उसमें 1% टीसीएस लेता टीसीएस है। लगता है, हाँ। वो आपके कार डीलर तो आपको बोल देगा कि ये आपको रिफंड हो जाएगा, पर वो इनकम टैक्स को भी डिटेल जा रही है। जी। अब वो देखेंगे अपना डेटाबेस में कि इस पर्सन के इस पैन पे आईटीआर क्या रिपोर्टेड है। सपोज कई बार तो मैंने ये देखा है, मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने 50 लाख से अबव की कार्स भी बाई की हैं और आईटीआर उन्होंने फाइल नहीं कर रखी। तो तब उनको ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं लेते डिपार्टमेंट वाले, एक तो आपसे टैक्स लेंगे और 100 से 300% की पेनल्टी लेंगे और इंटरेस्ट लेंगे 1% पर मंथ। ज़्यादा कुछ नहीं पेनल्टी के लेंगे। बाद भी इंटरेस्ट लगेगा? ऑब्वियसली आपने तो टैक्स की इंटरेस्ट किस चोरी चीज़ पे की। लगेगा? जितना टैक्स हमने चुराया है? यस। ओके। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ 3-4 साल हो गए उनको, फिर भी कोई नोटिस नहीं आया। तो देखो आज ना गवर्नमेंट बड़ा एआई का काफ़ी, मतलब एआई गवर्नमेंट भी काफ़ी यूज़ कर रही है एआई टूल से। वो अब देख रहे हैं कि मतलब क्या रिवेन्यू लोग शो कर रहे हैं, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटीआर में भी 2 एडिशनल फील्ड्स उन्होंने इंसर्ट किए हैं। वो इन्वेस्टमेंट भी जानना चाह रहे हैं, बैंक बैलेंस भी जानना चाह रहे हैं आपका। तो वहाँ से गवर्नमेंट फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले सोचते थे इतने सारे लोग हैं, किसको किसको नोटिस भेजेगी, अगर मैनुअली नोटिस भेजना होगा तो। अब तो एआई के थ्रू तो इजीली सबको नोटिस चला ही जाएगा। हाँ, आपको पता ही है एआई का ट्रेंड है और गवर्नमेंट भी अब पीछे नहीं है इस फील्ड में, हाँ। तो वो प्रॉपर यूज़ कर रही है, तो फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग घर वगैरह बढ़िया ले लेते हैं, बना लेते हैं, गाड़ी वगैरह अच्छी ले लेते हैं, लेकिन आईटीआर में इनकम शो करते हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखो, आपने मतलब 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी बाई कई की। लोगों के इनकम से ज़्यादा ईएमआई है। तो नहीं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, हाँ। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आपने लोन लिया है, तो आप गवर्नमेंट वहाँ पे, मतलब आपको ऐसे कोई डरने की नीड नहीं है, क्योंकि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो उस इनकम को। ओके, कई लोग लोन को लेना नेगेटिव मानते हैं, जैसे कि किसी ने लोन पे गाड़ी लिया है तो उसको बोलेंगे कि हैं लोन पे ही तो लिया है, जबकि उसका बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है लोन पे लेने का। यस, बिल्कुल। अब जैसे आपने गाड़ी लिया डिफेंडर, जी। तो अब आपने उसका कार लोन कराया, तो उस पे इंटरेस्ट पे किया, वो आप उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। कर सकते हो उस इंटरेस्ट अमाउंट को। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, नीड के अकॉर्डिंग है। लोन लेना कोई बुरा नहीं है, मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा एटलीस्ट अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो चाहे आप उसमें 5 लाख रुपीज़ तक का ही लोन कराओ, इवन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, बट कराना चाहिए। एक तो आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक हो जाएंगे, हाँ। क्योंकि हो सकता है कुछ बैंक वाले बहुत अच्छे से चेक करते हैं। वो चेक करते हैं। दूसरा ये है कि उस पर कल को आपको, मतलब उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक के नाम पे वो प्लेज है ऑलरेडी। ओके। तो फिर उसका मतलब एडवांटेज बहुत है। सारे फायदे हैं। हाँ, लोन तब नहीं लेना है जब आप उसको चुकाने के लिए आपके पास बहुत दिक्कत हो रही हो, या औकात से ज़्यादा का लोन नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो इंसान को कहते हैं ना, अपने पैर चादर देख के पसारने चाहिए। एक और मेरा सवाल है कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब करते हैं तो उनकी पेमेंट डॉलर में आती है, फेसबुक से भी काफ़ी पेमेंट्स आती है जो डॉलर में आती है, बहुत सारे ऐसे अफिलिएट होते हैं, ब्रांड डील्स होते हैं बाहर से, तो डॉलर्स में आते हैं। तो क्या हमें इन इनकम पे भी जीएसटी देना है? अगर हम 18% जीएसटी दे दें और 30% के आसपास टैक्स दे दें तो हमारे पास बचेगा क्या? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, और कई कई लोग तो इस चक्कर में फाइल भी नहीं करते। सतीश भाई, ऐसा नहीं है। जीएसटी के अंदर देखा जाता है कि आपका रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है या आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। ओके। अगर इंडिया के अंदर से आ रहा है तो आपने अपने क्लाइंट से चार्ज करना है 18%, और फिर वो जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा देना ठीक है। है। जबकि जो आपका रेवेन्यू, जैसे गूगल एडसेंस का
पेमेंट बाहर से आता है, हाँ, या फिर मेटा का कुछ पेमेंट आ रहा है, फेसबुक मेटा का, या कुछ ब्रांड प्रमोशन किए हैं, तो वो अगर आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला गया है। ओके। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, उस पर आपको जीएसटी नहीं कुछ पे करना, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको फाइल करनी होगी। ओके। तो जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका रेवेन्यू बाहर से आ रहा है, आपका मोनेटाइज हो चुका है, तो एडसेंस से अर्निंग हो रही है, या कुछ भी मेथड से आपकी आउट ऑफ इंडिया से अर्निंग हो रही है, तो वो आपकी जीएसटी में एग्जम्प्ट हो जाएगी। बस आपको अपनी रिटर्न फाइल करते हुए वो एक्सपोर्ट हेड के अंडर अपना रेवेन्यू शो करना होगा। ओके। और वो एलयूटी आपको जब जीएसटी आप ले लेंगे तभी फाइल करना है, और एवरी ईयर बिगिनिंग में। तो एलयूटी सीए की मदद से कर सकते हैं फाइल? हाँ, आप एलयूटी फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जीएसटी एग्जम्प्ट है, तो उसके बाद आप अपना रेवेन्यू फॉरेन से कलेक्ट करिए, उस पर आपको कोई सीधे टैक्स शब्दों नहीं देना। में बाहर के पैसों, जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पे हमें कोई जीएसटी नहीं देना है, बट इनकम टैक्स देना है। हाँ, उस पे आपको जीएसटी तो कुछ नहीं देना, बट इनकम टैक्स अगर आप एक स्लैब को एक्सीड कर रहे हैं, जैसे 12 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, हाँ। तो वो स्लैब के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनेगा जी। वो आपको पे करना होगा। एक और चीज़ है, हमारे जो पेमेंट्स गूगल एडसेंस के थ्रू आती है, उसमें अगर यूएस व्यूवर्स के द्वारा हमारी वीडियोस को देखा गया है, तो उस पे जो इनकम होता है वो अलग से कैलकुलेट होता है, और उस पे 15% टैक्स डिडक्ट हो जाता है यूएस में ही। तो उस डिडक्शन का कुछ हमें बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा? वो विद हेल्डिंग टैक्स होता है, जी। टैक्स विद हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी इनकम फॉरेन से आ रही है किसी भी कंट्री से, तो और वहाँ के व्यूअर से, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स विद हेल्ड कर लेती है। हाँ। तो उसमें ना डबल टैक्स एग्रीमेंट है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अदर कंट्रीज के साथ, कि किसी भी इनकम पे डबल टैक्स नहीं लग सकता। हो सकता है आपका वहाँ पे टैक्स लग गया तो यहाँ इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, अगर इंडिया में लगेगा तो वहाँ नहीं टैक्स लगेगा। वो इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग कंट्री के साथ ट्रीटी है, जी। उसमें वो ट्रीटी को हमें स्टडी करना होगा कि कौन सी इनकम की, मतलब इनकम का नेचर क्या है। तो वो हर कंट्री के साथ अलग अलग ट्रीटी है, उसमें से कुछ टैक्स वहाँ पे लगेगा और कुछ पे इनकम तो इंडिया ये जो में ट्रीटी लगेगा। हमने साइन किया था उसमें 15% लिखा हुआ था, तो 15% कट हो जाता है। तो वो फिर यूएस गवर्नमेंट, सपोज आपका यूएसए से मेजर जी, पेमेंट्स जी। आता है क्रिएटर्स का, जी। जो जैसा मेरी नॉलेज में है, तो वो फिर वहाँ का टैक्स है, वो फिर वहाँ की गवर्नमेंट को जा चुका। उसके बाद जो आपका रेवेन्यू आया वो देखा जाएगा इंडिया का, उसमें से इंडियन आपके एक्सपेंसेस या फॉरेन के एक्सपेंसेस, तो उसके बाद नेट प्रॉफिट मतलब उस फाइलिंग को हम अपने इंडिया के टैक्स फाइलिंग में शो नहीं कर सकते? नहीं, उसमें वो ट्रीटी को हमें स्टडी देना ही करना पड़ेगा। होगा। ओके। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल क्रिएटर्स के लिए टैक्सेशन से रिलेटेड, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में नहीं पूछे गए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और मैं अश्विनी भाई से उस चीज़ का जवाब पूछ कर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। आप चाहें तो सीधा अश्विनी भाई से भी जुड़ सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेकआउट करना। जो भी, अगर आप क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, और टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी कंसल्ट करना है, तो भाई इनसे आप सीधा जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।